हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना कॉस्ट अकाउंटिंग जो कि एनईपी सेमेस्टर 1 का पेपर है। हम पिछले वीडियोस के अंदर काफी सारे टॉपिक्स काफी सारे चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ चुके थे। आज हम बिल्कुल एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग को कई जगह ऑपरेशन कॉस्टिंग भी बोला जाता है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग या ऑपरेशन कॉस्टिंग एक ही बात है। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है। आपको सॉरी ऐप को डाउनलोड करो, रजिस्टर करो, वहाँ कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल होगा। कुछ ग्रुप्स के भी लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। वहां पे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक है प्रोसेस कॉस्टिंग। अब ये जो प्रोसेस कॉस्टिंग है ये कहां पे एप्लीकेबल होता है? जब रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनने के लिए रॉ मटेरियल को पास ऑन करना पड़ता है इनटू डिफरेंट प्रोसेस, तब यूज होता है प्रोसेस कॉस्टिंग। मतलब रॉ मटेरियल प्रोसेस 1 में आया, प्रोसेस 1 से प्रोसेस होके जो आउटपुट बनेगा वो प्रोसेस 2 का इनपुट होगा। फिर प्रोसेस 2 का जो आउटपुट होगा वो प्रोसेस 3 का इनपुट होगा। प्रोसेस 3 का जो फाइनल आउटपुट होगा वो होगा हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनने के लिए रॉ मटेरियल को पास ऑन करना पड़ता है इनटू डिफरेंट प्रोसेस। ऐसी जगह में यूज होता है प्रोसेस कॉस्टिंग। क्लियर है? अब प्रोसेस कॉस्टिंग क्या करता है? ये हर एक प्रोसेस का हिसाब अलग रखता है, कितना रुपया खर्चा हुआ और कितना जो आउटपुट है वो बना। ठीक है, तो हम इस चैप्टर के अंदर डिफरेंट प्रोसेस अकाउंट बनाना सीखेंगे। प्रोसेस 1 का हिसाब कैसे रखा जाएगा, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, सबका अकाउंट बनाना हम सीखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं व्हाट इज प्रोसेस कॉस्टिंग। In business, where a product passes through different stages of production, each distinct and well-defined process costing is employed. A separate account is prepared for each process. हर प्रोसेस का एक सेपरेट अकाउंट बनता है। जैसे यहां बनेगा प्रोसेस 1 अकाउंट, प्रोसेस 2 अकाउंट, प्रोसेस 3 अकाउंट, and all expenditure pertaining to process charged to that process। और उस प्रोसेस से रिलेटेड सारा खर्चा उस प्रोसेस अकाउंट में लिखा जाएगा। ठीक है, thus the cost of the product at each stage of manufacturing is found out। the partially worked product of process may either be transferred to process stock account from where it will be sent to the next process as and when required or may be sent directly to the next process। हम तो डायरेक्टली नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करेंगे। तो प्रोसेस 1 से हम सीधा प्रोडक्ट को प्रोसेस 2 में ट्रांसफर करेंगे। हालांकि ऐसे भी कर सकते थे कि उसको प्रोसेस स्टॉक में भेजते। इसका मतलब क्या है? प्रोसेस 1 से जाता प्रोसेस स्टॉक में, फिर वहां से जाता प्रोसेस 2 में। ठीक है, thus in process costing the finished product of a preceding process becomes the raw material for the next process। जैसे कि मैं बताया, प्रोसेस 1 का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा? प्रोसेस 2 के लिए इनपुट। प्रोसेस 2 का जो आउटपुट होगा वो प्रोसेस 3 के लिए होगा इनपुट। तो एक प्रोसेस का जो आउटपुट है वो उसके सब्सिक्वेंट प्रोसेस के लिए इनपुट बनेगा। क्लियर है? कौन से जगह पे यूज होता है ये? जैसे कि फ्लोर मिल्स, बॉटलिंग कंपनीज, कैनिंग प्लांट्स, ब्रूवेरीज, ये सब जगह पे यूज होता है प्रोसेस कॉस्टिंग, जहां पे फिनिश प्रोडक्ट बनने से पहले रॉ मटेरियल पास होता है इनटू डिफरेंट प्रोसेस। क्लियर है ये? तो क्या डिफरेंस है जॉब कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग में? जॉब कॉस्टिंग तो हम ऑलरेडी कंपेयर किए थे जॉब और कॉन्ट्रैक्ट को भी। जॉब कॉस्टिंग होता है कोई पर्टिकुलर कस्टमर का ऑर्डर है और उस कस्टमर के ऑर्डर के हिसाब से, स्पेसिफिकेशन के हिसाब से प्रोडक्ट बनाना और वो कस्टमर को देना, दैट इज जॉब कॉस्टिंग। ठीक है, देखना, कॉस्ट कंप्यूटेशन, कॉस्ट आर कंप्यूटेड फॉर ईच जॉब। हर ऑर्डर का अलग खर्चा का हिसाब रखेंगे। यहाँ पे
हर प्रोसेस का हम अलग हिसाब रखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, कॉस्ट यूनिट। जॉब जो है वो कॉस्ट यूनिट है। कॉस्ट यूनिट मतलब कौन से बेसिस पे सारे कॉस्ट को डिवाइड करेंगे। तो जॉब में डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द जॉब, जबकि प्रोसेस में डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोसेस। क्लियर? नेक्स्ट, ईच जॉब में भी डिफरेंट प्रोडक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। कभी ऑर्डर आया तो प्रोडक्ट बनेगा, नहीं आया तो नहीं बनेगा, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है। ठीक है, प्रोडक्शन होता रहेगा ऐसा नहीं है, बट जनरली जो प्रोसेस कॉस्टिंग है उसमें प्रोडक्शन प्रोसेस चलता रहेगा। क्लियर? यहाँ तो जब ऑर्डर आता है, जब ऑर्डर आता है तब हम ऑर्डर बनाते हैं। तो कभी ऑर्डर नहीं आया अगर, तो हो सकता है फिर वो प्रोडक्ट ना बने, राइट? तो प्रोडक्शन प्रोसेस जो कंटिन्यूअस नहीं है, कभी कभार उसमें ब्रेकडाउन मतलब रुकावट आ सकता है। नेक्स्ट, ग्रेटर सुपरविजन एंड कंट्रोल बाय द मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। ज्यादा ध्यान देने का जरूरत है। यहाँ पे ज्यादा ध्यान देने का जरूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ ऑटोमेटेड होता है। प्रोसेस कॉस्टिंग बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में लगता है और पूरा स्टैंडर्डाइज प्रोसेस होता है प्रोसेस कॉस्टिंग लगाने का। तो ये छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कॉस्टिंग लगता है, इसीलिए वहां पे ज्यादा ध्यान देने का जरूरत है। बट प्रोसेस कॉस्टिंग एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशंस लगाता है, यहाँ पे उतना ज्यादा देखने का जरूरत नहीं है। क्लियर? Next, completion of job. Completion of job is necessary for computation of cost of the job. Once the job is completed, all costs are added to ascertain the total cost. तो जब काम खत्म हो जाएगा तब हम टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे जॉब का। तो काम कंप्लीट होना जरूरी है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट, राइट? बट यहाँ पे काम कंप्लीट होना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बना नहीं भी है, प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 में चला गया है, तो प्रोसेस 1 का तो कॉस्ट निकल ही सकता है, राइट? तो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनने के लिए 3 प्रोसेस से जाना पड़ता है। ठीक है, अभी सोच लो रॉ मटेरियल प्रोसेस 2 तक पहुंच चुका है, तो प्रोडक्शन कंप्लीट तो नहीं हुआ है लेकिन प्रोसेस 1 का कॉस्ट तो निकल सकता है, राइट? तो काम कंप्लीट होना जरूरी नहीं है। काम कंप्लीट बिना हुए भी हम एक एक प्रोसेस का कॉस्ट निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन जॉब कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग। क्लियर? अब 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स आएंगे इस चैप्टर में, जो कि है एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन। ठीक है, तो ठीक से समझना क्या होता है नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस का मतलब है इतना लॉस तो होगा ही, सबका होता है इतना लॉस, नॉर्मल है, ये इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है। जैसे अगर मैं 100 केजी रॉ मटेरियल को प्रोसेस करूंगा तो फिनिश गुड्स जो है 95 केजी ही बनेगा, 5 केजी का तो नुकसान होगा ही इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, उसको रोका नहीं जा सकता, वो अवॉइडेबल नहीं है, वो अनअवॉइडेबल है, सबका होता है, खाली मेरा नहीं हो रहा। कंपटीशन में मेरे जैसे जितने भी बिजनेसेस हैं सबका ये नुकसान होता ही है, ये खर्चा नॉर्मल है एकदम, सबका होता है, हर एक पर्सन का ये नुकसान होता ही है। ऐसे नुकसान को बोलते हैं नॉर्मल लॉस। क्लियर? ये जो नॉर्मल लॉस हुआ इसके वजह से हम कॉस्ट पर यूनिट को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि ये लॉस सिर्फ हमारा नहीं हुआ है, ये लॉस हमारे कॉम्पिटिटर्स का भी हुआ है। तो कॉम्पिटिटर्स भी खर्चा रिकवर करेगा कस्टमर से, जो नॉर्मल लॉस हुआ है उसका जो नुकसान हुआ उसका पैसा रिकवर करेगा कस्टमर से, हम भी रिकवर करेंगे कस्टमर से। क्लियर है? देखना, दिस मीन्स द यूजुअल परसेंटेज ऑफ वेस्ट, जो नुकसान यूजुअली होता ही है अराइजिंग इन अ पर्टिकुलर प्रोसेस और ऑपरेशन, इट इज अनअवॉइडेबल। ये नुकसान क्या है? अनअवॉइडेबल है। ठीक है, इट ऑल्सो इंक्लूड यूनिट्स विड्रॉन फ्रॉम प्रोसेस फॉर टेस्ट एंड सैम्पलिंग। इसमें ये भी इंक्लूडेड अगर कोई सामान प्रोसेस के बीच से निकाला जाता है इन ऑर्डर टू टेस्ट और फॉर सैम्पलिंग। ठीक है, the loss due to normal wastage should be charged to effective the goods and units arising out of the
प्रोसेस। तो जो नॉर्मल लॉस की वजह से नुकसान होगा, जो अच्छा सामान है उस पे उसका खर्चा को हम चार्ज करेंगे। जैसे हम 100 केजी रॉ मटेरियल से प्रोसेस शुरू किए, लेकिन 5 केजी का नॉर्मल लॉस हुआ, तो फिनिश गुड्स कितना बनेगा? फिनिश गुड्स बनेगा 95 केजी। तो ये जो 100 केजी का खर्चा है ये हम रिकवर करेंगे इस 95 केजी। क्लियर है? Thus, cost of spoiled and lost unit is absorbed as an additional cost of good unit produced by the process. In some cases, the defective scrap units process some value. हो सकता है ये 5 केजी जो है स्क्रैप हो जाए और ये सेल होगा कुछ वैल्यू में, इसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। दिस अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू द प्रोसेस कंसर्न। तो ये जो पैसा आया खराब यूनिट को बेचकर, इसको हम क्रेडिट करेंगे प्रोसेस अकाउंट में। बेसिकली हमारे लिए एक इनकम होगा ये, ठीक है। तो हम 100 केजी से चालू किए रॉ मटेरियल, लेकिन फिनिश प्रोडक्ट जो है सिर्फ 95 बना, 5 केजी का नुकसान हुआ। अब ये जो 5 केजी का नुकसान हुआ, ये जो नॉर्मल वेस्टेज है, हो सकता है कि ये सेल लेबल हो सकता है ये बिके, थोड़ा कम प्राइस पे बिके, खराब है लेकिन बिक तो सकता है ये कम प्राइस पे। तो ये जो सेल वैल्यू आएगा खराब यूनिट को बेचकर, इसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू ऑफ द नॉर्मल वेस्टेज। क्लियर? नेक्स्ट आता है एबनॉर्मल प्रोसेस लॉस। अब एबनॉर्मल क्या होता है देखना, जैसे मैं 100 केजी इनपुट डाला, ठीक है। अब इंडस्ट्री में जो नॉर्मल वेस्टेज है वो सोच लो 5% है। तो नुकसान कितना होना चाहिए? 5 केजी का नुकसान होना चाहिए और आउटपुट होना चाहिए 95 का। लेकिन मैं एक्चुअल में जब देखा तो जो आउटपुट है 92 केजी का। आउटपुट होना कितना चाहिए था? आउटपुट होना चाहिए 95 का, क्योंकि 100 केजी का इनपुट है, 5% का नॉर्मल लॉस है, तो 95 केजी का आउटपुट आना चाहिए, और आउटपुट आया सिर्फ 92 केजी का। तो यह 3 केजी का एक्स्ट्रा नुकसान हुआ है, ये 3 केजी को बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। तो लॉस ओवर एंड अबव द नॉर्मल लॉस इज कॉल्ड एज द एबनॉर्मल लॉस। जैसे लॉस होना चाहिए था 5 केजी का, लेकिन लॉस हुआ 8 केजी, तो ये जो 3 केजी का एक्स्ट्रा लॉस हुआ, दिस इज एबनॉर्मल लॉस। क्लियर है? देखना, it consists of loss in excess of normal process loss. This is due to carelessness, bad plant design, operation and sabotage. तो कुछ हमारे गलती के वजह से नुकसान एक्स्ट्रा हुआ है। ये 3 केजी का नुकसान सबका नहीं होता है, ये 3 केजी का नुकसान हमारा हुआ है कुछ ऐसे रीजंस के वजह से जो अवॉइडेबल था, राइट। The management must keep a close watch on this loss to find out the exact point of production process at which the units are lost and take steps to check it. तो हमको हमेशा कोशिश करना चाहिए ये लॉस को रोकने का, क्योंकि ये रुक सकता है, ये अवॉइडेबल है, राइट। Abnormal wastage should not be allowed to affect the cost of good unit, otherwise cost of production per unit will unnecessarily fluctuate and costing itself will give misleading result. तो जो एबनॉर्मल वेस्टेज है इसके वजह से कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट, जो अच्छा सामान बना है, उसका कॉस्ट इंक्रीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो नॉर्मल वेस्टेज है उसके वजह से कॉस्ट पर यूनिट बढ़ेगा तो चलेगा, लेकिन जो एबनॉर्मल वेस्टेज है उसके वजह से कभी भी कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज नहीं होना चाहिए। रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि देखो जो नॉर्मल लॉस है वो तो हमारा भी हुआ है और हमारे कॉम्पिटिटर्स का भी हुआ है, राइट। तो मैं भी रेट बढ़ाऊंगा, सामने वाला कॉम्पिटिटर भी रेट बढ़ाएगा, तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है सेम होगा। लेकिन जो एबनॉर्मल वेस्टेज है
एबनॉर्मल वेस्टेज तो सिर्फ मेरा हुआ है, मार्केट में सबका तो नहीं हुआ एबनॉर्मल वेस्टेज, कॉम्पिटिटर्स का तो नहीं हुआ है, हमारा हुआ है एबनॉर्मल वेस्टेज। अब अगर एबनॉर्मल वेस्टेज की वजह से मैं कॉस्ट पर यूनिट को इंक्रीज करूंगा तो मेरा सामान महंगा हो जाएगा, लेकिन कॉम्पिटिटर्स का तो एबनॉर्मल लॉस नहीं हुआ है तो उनका सामान सस्ता रहेगा, तो कस्टमर उधर चले जाएंगे। क्लियर? तो इसी वजह से जो नॉर्मल वेस्टेज है उसके वजह से तो कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज होगा, बट जो एबनॉर्मल वेस्टेज है उसके वजह से हम कभी भी कॉस्ट पर यूनिट को इंक्रीज नहीं करेंगे। क्लियर? तो सर क्या करेंगे फिर, ये 3 kg का जो नुकसान हुआ है इसको सीधा ट्रांसफर करेंगे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये पैसा कस्टमर से रिकवर नहीं करेंगे, ऐसा सोच लो हमारा नुकसान हो गया और हम ये नुकसान को सहेंगे, ये 3 kg का नुकसान का पैसा कस्टमर से चार्ज नहीं करेंगे। क्लियर है ये? नेक्स्ट, at the same time it is necessary to show the amount of abnormal loss in cost account. It will easy for the students to follow the following procedure. तो एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट निकालेंगे और उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाएंगे। अब कैसे निकलेगा एबनॉर्मल लॉस? सबसे पहले तो देखो नॉर्मल लॉस कितना है, जैसे मैं यहां देखा कि नॉर्मल लॉस कितना है, नॉर्मल लॉस है 5 kg का। ठीक है, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ द रेलिवेंट प्रोसेस आफ्टर कंसिडरिंग द नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस के हिसाब से तुम निकाल लो कॉस्ट पर यूनिट। ये भूल जाओगे एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ है, तुम नॉर्मल लॉस हुआ है सोचो और कॉस्ट पर यूनिट निकाल लो। ठीक है, अब एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट कैसे निकलेगा? एबनॉर्मल लॉस का यूनिट तो पता है 3 kg और मल्टीप्लाई होगा ये जो कॉस्ट पर यूनिट निकला होगा, तो दिस विल बी द अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। क्लियर? तो एबनॉर्मल लॉस कैसे निकलेगा? 3 kg तो पता चल गया, अब कॉस्ट पर यूनिट निकाल लो ऐसे सोच के कि जैसे सिर्फ नॉर्मल लॉस हुआ है, एबनॉर्मल हुआ ही नहीं, अरे नॉर्मल लॉस के हिसाब से कॉस्ट पर यूनिट निकालो और 3 kg को मल्टीप्लाई करो कॉस्ट पर यूनिट के साथ, तो आ जाएगा एबनॉर्मल लॉस। क्लियर है? सिमिलरली आते हैं एक और टॉपिक जिसका नाम है एबनॉर्मल गेन। ठीक है, ठीक से समझना व्हाट इज एबनॉर्मल गेन। सेम एग्जांपल फिर से लेता हूं, सपोज इनपुट है 100 kg का। ठीक है, नॉर्मल लॉस है 5%, तो 5% मतलब 5 यूनिट का नुकसान होना चाहिए और आउटपुट होना चाहिए 95 का। ठीक है, अब जब मैं आउटपुट देखा तो आउटपुट हुआ है 98 kg, 98 kg का आउटपुट निकल गया है। नॉर्मल लॉस होने के बाद 95 होना चाहिए था, लेकिन 98 kg का हो गया है, तो 3 यूनिट ज्यादा बना है। ये जो 3 यूनिट ज्यादा बना है, जितना बनना चाहिए उससे 3 यूनिट ज्यादा बना है, इसको बोलते हैं एबनॉर्मल गेन। क्लियर है? तो एबनॉर्मल गेन क्या हुआ? एनी लॉस बिलो द नॉर्मल लॉस, और एबनॉर्मल लॉस क्या हुआ? एनी लॉस ओवर एंड अबव द नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस से अगर नुकसान ज्यादा हुआ है तो वह एबनॉर्मल लॉस है, और नॉर्मल लॉस से अगर नुकसान कम हुआ है तो वह एबनॉर्मल गेन होगा। क्लियर है? इन केस द एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोसेस, जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो ज्यादा है एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन से। एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ? 98 हुआ हमारे इस एग्जांपल में, लेकिन हमको तो लग रहा था 95 होगा, तो 3 kg ज्यादा बना है, ये 3 kg को बोलते हैं एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस। ठीक है, नेक्स्ट, they therefore shall be valued at the rate at which good unit would have been valued। तो इसका प्राइस कैसे निकलेगा? 3 kg इंटू नॉर्मल जो कॉस्ट पर यूनिट निकलता है नॉर्मल लॉस को कंसिडर करते हुए, उस कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई होगा, तो वैल्यू आ जाएगा एबनॉर्मल गेन का। और इसको कहां ट्रांसफर कर देंगे? इसको ट्रांसफर कर देंगे हम कॉस्टिंग पीएल अकाउंट। क्लियर है? तो दिस विल ऑल्सो बी ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएल अकाउंट। क्लियर? So this is all about 3 topics, that is normal loss, abnormal loss and abnormal gain.
क्लियर है? नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इन टॉपिक्स का क्वेश्चंस देखेंगे, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, इन सब टॉपिक का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कवर करेंगे। क्लियर? तो अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड बाय बाय।